फ्रांसीसी क्रांति यह सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसा भूचाल था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचिए, सदियों पुरानी राजशाही को उखाड़ फेंका, आज़ादी और बराबरी जैसे आइडियाज को जन्म दिया और आज की जो पॉलिटिक्स है उसकी नींव रखी। लेकिन सवाल यह है कि भाई कोई समाज इस हद तक उबलने पर मजबूर कैसे हो जाता है। चलिए आज उन्हीं वजहों और उस चिंगारी की पड़ताल करते हैं जिसने पूरे फ्रांस में आग लगा दी। चलिए जरा कल्पना करते हैं। तारीख है 14 जुलाई 1789 और जगह है पेरिस। गलियों में ना एक अजीब सा तनाव है, हवा में अफवाहें हैं, डर फैला हुआ है और एक बगावत की महक आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा शहर एक ज्वालामुखी पर बैठा है जो बस फटने ही वाला है। हुआ ये था कि राजा ने शहर में अपनी सेना भेज दी थी। अब गलियों में ये अफवाह फैल गई कि सेना आम लोगों पर गोलियां चलाने वाली है, तो बस डर और गुस्से में करीब 7,000 आम आदमी और औरतें सड़कों पर उतर आई। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए खुद की एक पीपल्स मिलिशिया यानी जनसेना बनाई और हथियारों की तलाश शुरू कर दी, और ये तलाश उन्हें सीधा लेकर गई बैस्टिल के किले तक। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा का पूरा देश क्रांति की आग में जलने को तैयार हो गया? वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने इस बगावत को भड़काया? चलिए एक एक करके इस पूरी कहानी को समझते हैं। अक्सर देखा गया है कि हर बड़ी क्रांति की जड़ में एक ही समस्या होती है, पैसा, या यूं कहें कि पैसे की कमी। और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। फ्रांस का जो पुराना राजतंत्र था, जिसे ओल्ड रिजीम कहते हैं, उस वक्त शाही खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। जब लुई 16वें ने गद्दी संभाली तो उनकी उम्र महज 20 साल थी और उन्हें विरासत में मिला एक खाली खजाना। वो एक ऐसे राज्य के राजा बने जो आर्थिक तौर पर पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका था। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं था। राज्य पर पहले से ही 2 अरब लिवर का कर्ज था, जो उस वक्त की फ्रांसीसी करेंसी होती थी। फिर अमेरिकी क्रांति में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने में मदद की तो ये कर्ज 1 अरब और बढ़ गया, और ऊपर से वर्साई के आलीशान महल और शाही दरबार के बेहिसाब खर्चे। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सरकार का ज्यादातर पैसा तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जा रहा था। लेकिन बात सिर्फ खाली खजाने की नहीं थी। असली प्रॉब्लम तो फ्रांस के समाज के ताने बाने में ही थी। 18वीं सदी का जो फ्रांसीसी समाज था वो एक बहुत ही ज्यादा गैर बराबरी वाले सिस्टम पर टिका हुआ था। उस वक्त समाज 3 ग्रुप्स या एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहले एस्टेट में थे पादरी यानी क्लर्जी, दूसरे में कुलीन वर्ग मतलब नोबिलिटी। इन दोनों ग्रुप्स को ना जन्म से ही खास अधिकार मिले हुए थे, और सबसे बड़ा अधिकार था लगभग कोई टैक्स न देना। और सारा का सारा बोझ किस पर था? तीसरे एस्टेट पर, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर किसान और मजदूर मतलब बाकी सब लोग शामिल थे। और ये आंकड़े देखिए, बोझ कितना बड़ा था, इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। तीसरा एस्टेट, जो देश के लगभग 97% आबादी थी, अकेले ही राज्य के सारे खर्चे उठा रहा था। सोचिए, एक नाव पर 100 लोग बैठे हैं और चप्पू सिर्फ 3 लोग चला रहे हैं। कुछ ऐसी ही हालत थी। ये उस जमाने का एक पॉलिटिकल कार्टून है, और ये लोगों की भावनाओं को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जनता कुलीन वर्ग को एक परजीवी की तरह देखती थी, एक मकड़ी की तरह जो आम लोगों की मेहनत के जाल पर ऐश कर रही थी। अब इस खराब हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ने के लिए एक और चीज थी, जिसे कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस यानी जीविका का संकट। इसका मतलब ये था कि जब भी फसल खराब होती तो अनाज की कमी हो जाती थी। इससे पावरोटी की कीमतें, जो ज्यादातर लोगों का मुख्य भोजन था, आसमान छूने लगती थीं। और नतीजा, चारों तरफ गुस्सा और दंगे भड़क उठते थे, जिससे समाज में बेचैनी और बढ़ जाती थी। तो अब देखिए सिचुएशन क्या थी। एक दिवालिया सरकार, एक गैर बराबर समाज और भूखे लोग। इस विस्फोटक मिक्सचर में बस एक और चीज की कमी थी, एक आइडिया, एक विचार। और ये विचार आया मिडिल क्लास और उस दौर के बड़े बड़े दार्शनिकों से। जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे फिलोसोफर्स के विचारों ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। उन्होंने लोगों को एक नई सोच दी कि किसी की हैसियत जन्म से क्यों, बल्कि उसकी काबिलियत से तय होनी चाहिए। सरकार राजा की मर्जी से नहीं, बल्कि लोगों की सहमति से चलनी चाहिए। और सबसे बड़ा आइडिया था पावर का बंटवारा। ये तो राजा की अनलिमिटेड पावर पर सीधा हमला था। और ये टकराव अपने पीक पर पहुंचा मई 1789 में, जब एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई गई।
राजा को नए टैक्स लगाने थे। लेकिन वोटिंग का पुराना सिस्टम ऐसा था कि पहले 2 एस्टेट हमेशा एक हो जाते और तीसरे एस्टेट को हरा देते। तो इस बार तीसरे एस्टेट ने मांग रखी कि हर मेंबर को 1 वोट मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने ये मांग ठुकरा दी। और बस यहीं से हालात काबू से बाहर होने लगे। राजा के इस इनकार ने बगावत की आग भड़का दी। तीसरे एस्टेट के लोग अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यहीं से उन घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिन्होंने फ्रांस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 20 जून को जब इन लोगों को असेंबली हॉल में घुसने से रोक दिया गया तो ये सब पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और वहीं पर ली गई वो मशहूर टेनिस कोर्ट की शपथ। उन्होंने कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए एक ऐसा संविधान नहीं बना लेते जो राजा की शक्तियों को सीमित करे, तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार आम लोगों ने सीधे सीधे सत्ता पर अपना दावा ठोक दिया था। बेस्टिल के पतन और पूरे देश में फैलती बगावत के बाद राजा के पास लोगों की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। ओल्ड रेजीम की नींव बुरी तरह हिल चुकी थी और एक नए फ्रांस का जन्म हो रहा था। 4 अगस्त की रात को जो हुआ वो कमाल था। नेशनल असेंबली ने एक ही झटके में सदियों पुराने सामंती सिस्टम को खत्म कर दिया। पादरियों के खास अधिकार खत्म कर दिए गए, चर्च के टैक्स बंद हो गए और उनकी सारी जमीनें सरकार ने जब्त कर ली। ये एक ही रात में हुई एक पूरी की पूरी सामाजिक क्रांति थी। तो इस पूरी उथल-पुथल के बाद जो नया सिस्टम सामने आया वो था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी संवैधानिक राजतंत्र। 1791 में नेशनल असेंबली ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया और इसका मेन मकसद था राजा की शक्तियों पर लगाम लगाना। अब इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा सिद्धांत था शक्तियों का बंटवारा। मतलब कानून बनाने का अधिकार दिया गया नेशनल असेंबली को, राजा और उसके मंत्रियों को कानून लागू करने का काम दिया गया, लेकिन उनकी शक्तियां बहुत सीमित कर दी गईं और जुडिशरी यानी न्यायपालिका को पूरी तरह से आज़ाद रखा गया। तो देखिए, कुछ ही सालों में फ्रांस पूरी तरह से बदल गया। एक एब्सोल्यूट मोनार्की से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक का सफर तय हुआ। लोगों को अधिकार मिले और सत्ता उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा खूनी शुरुआत थी। सवाल अभी भी हवा में था। एक ऐसा राजा जिसकी शक्ति सीमित है और एक ऐसी जनता जो अब अपनी ताकत जान चुकी है। इनका भविष्य क्या होगा? और इस सवाल का जवाब फ्रांस को आने वाले सालों में और भी बड़े तूफानों की तरफ ले जाने वाला था।